हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का सेट 4 2024 822 HY को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पहला दिया हुआ कि बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो जो बहुपद दिया हुआ है वो है px बराबर 3x² प्लस 5x+2 के रूप में दिया हुआ है। और इसकी तुलना हम किससे करेंगे? इसकी तुलना हम करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। अगर इसमें x² के गुणांक है तो इसमें x² गुणांक 3 है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3, b बराबर होगा 5 और c बराबर हो गया 2। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। जब माइनस से फॉर्मूला माइनस लगा देंगे, b जो है इसमें b बराबर कितना है? b बराबर है 5 है, जब 5 लिख देंगे और a बराबर है 3। इसका आंसर हो जाएगा -5/3। तो हमारा आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन दिया कि समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो समीकरण दिए हैं। पहला है 2x प्लस ए वाई बराबर 1। इसे हम क्या करेंगे? एक को ले आएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा 2x प्लस ए वाई माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। फिर दिया इसमें कि 3x माइनस 5y बराबर 7, प्लस 7 को लेते हैं बाएं साइड, ये होगा 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो मान लेते हैं अगर कोई दो समीकरण है, पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है कि a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो अगर इन दोनों समीकरण में कोई हल नहीं है तो कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हम इसमें लगाएंगे, तब हम ए का मान निकाल पाएंगे। तो पहले वाले समीकरण में a1 बराबर, इसमें एक सा गुणांक है, यहाँ एक सा गुणांक है a1, तो इसमें एक सा गुणांक हो जाएगा 2, तो a1 बराबर 2 लिखेंगे। b1 बराबर लिखेंगे a और c1 बराबर हो गया -1। उसी तरह फिर a2 बराबर, दूसरे समीकरण में एक सा गुणांक है 3, तो a2 बराबर हो गया 3, b2 बराबर -5 और c2 बराबर -7। ठीक है, तो इसमें दिया है कि समीकरण कोई हल नहीं, तो कंडीशन क्या है इसके लिए? तब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मान रख देते हैं। a1 बराबर है हम लोग का 2, a2 बराबर है 3, बराबर b1 बराबर है a और b2 बराबर है -5। क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू c1 है -1 और c2 है -7, तो दोनों कट गया, प्लस हो गया। हम क्या करेंगे? केवल ये जो दोनों बराबर में दिया है 2/3 बराबर a बट्टे -5, इसको हम हल करके a का मान निकालेंगे। हम लिख लेंगे 2/3 बराबर a बट्टे -5। -5 को ले जाते हैं बाय साइड, 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 को -5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का -10/3 बराबर a। a का मान हम लोग का हो गया -10/3। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि समीकरण 2x² प्लस 5x बराबर 0 की बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, तो पहले हम क्या करते हैं? इसका विविधकर निकालते हैं। तो विविधकर को स्विच करते हैं d से, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो अगर d का मान निकालते हैं, यानी कि b² माइनस 4ac का मान निकालते हैं, तो अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं। उसी तरह अगर b² माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो इसके मूल कैसे होंगे? समान होंगे, यानी दो आंसर आएगा, दोनों बराबर होगा और वास्तविक होगा। और तीसरा है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर इसका मान माइनस में आता है तो जो मूल होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो पहले इसमें दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। इसकी हम तुलना कर लेते हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर हम लोग का हो गया 2, b बराबर होगा 5 और c बराबर हो गया 4। तो हम इसमें निकालेंगे विविधकर, यानी कि d निकालेंगे, तो d बराबर होगा b² माइनस 4ac। तो b बराबर है 5, यहाँ लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 2 और c बराबर है 4।
तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, तो घटाएंगे बचेगा -7, और -7 क्या है, 0 से कम है, लेस देन 0, यानी कि तीसरा कंडीशन होगा। तो इसमें मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, यानी कि काल्पनिक होते हैं मतलब वास्तविक नहीं होते। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद क्या होगा। इसमें समांतर श्रेणी हम लोग का दिया हुआ है 4 है, 9, 14, कॉमा डॉट डॉट, और लास्ट में दिया है 254। इसे पूछ रहा है कि आखिरी से 254वां पद, आखिरी से 10वां पद कौन सा होगा, इधर से गिनना है। तो अगर शुरू से निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी। ठीक है। और अगर हमको निकालना है अंत से निकालना हो पद, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एन माइनस वन गुणे डी, एल माइनस एन माइनस वन गुणे डी, ये फॉर्मूला होता है। एल जो होता है इसमें अंतिम पद है, तो एल बराबर हो जाएगा 254। एन है, इसमें कितना पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो एन बराबर हम लोग का हो गया 10। डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो 9 - 4, ये हो गया 5। ठीक है। तो लिखेंगे अंत से 10वां पद का फॉर्मूला लिख लेंगे एल माइनस एन माइनस वन गुणे डी। एल बराबर हमारा है 254, यहाँ 254 लिख देंगे, माइनस एन बराबर है 10, 10 लिखेंगे, -1 गुणे, और डी बराबर है 5। ये हो गया 254 माइनस 10 में से एक घटाएंगे, 9, 9 पचे 45, जब घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 209। इसमें आंसर कौन सा होगा, सी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इसे सांकेतिक रूप से व्यक्त करके करने का सही रूप क्या है। इसमें दिया है कि इसमें दोनों त्रिभुज समरूप है, तो कौन सा सही है। इसमें लिखा हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा है डी ई एफ, डी ई एफ। यहाँ दिया है 2.5 और यहाँ है 3, फिर यहाँ है 5 सेंटीमीटर और इधर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें इसमें हम रूल लगाएंगे साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या होता है कि ये जैसे दोनों त्रिभुज है, तो ए बी का इसमें संगत हो जाएगा डी। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे ए बी निकाल लेते हैं हम, ए बी बटे डी, ए बी बटे डी निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2.5 बटे 5, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये निकल गया 1/2। फिर इसमें यहाँ कोण बी 80 बन रहा है, तो इसमें डी 80 बन रहा है, यानी कि दोनों बराबर है, तो इससे बी का संगत कोण कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, तो यानी कि तब बीसी का संगत भुजा कौन सा होगा, डीएफ होगा। तो एसी और डीएफ का निकालेंगे अनुपात, तो 3/6 1/2 हो गए। तो साइड एंगल साइड कब लगाते हैं, जब किसी त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ और दोनों भुजा के बीच में एक कोण जुड़ा हो। इसमें दोनों भुजा के बीच में यहाँ कोण है 80, फिर इन दोनों भुजा के में कोण है 80, तो इसमें ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा, कौन सा नियम लगेगा, साइड एंगल साइड से, कोण बी बराबर है कोण डी। तो हम इसमें बताएंगे कौन सा इसमें सही है। तो हम जब भी लिखते हैं त्रिभुज, तो हमेशा जैसे कि लिखा हुआ है इसमें कोण बी है, तो कोण बी बराबर कोण डी होना चाहिए। इसमें ए बी सी लिखा हुआ है, तो बी की जगह इसमें क्या है, ई है। ये दूसरे पे यहाँ बी है, तो यहाँ दूसरे पे ई है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद यहाँ दूसरे में बी है, तो यहाँ क्या कितना होना चाहिए, डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिया है, एफ दिया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ की। ठीक है, तो इसमें कोण बी 80 है, तो डी भी 80 है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि मूल बिंदु -3 -4 से की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो हम मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लिख देंगे, जो निर्देशांक दिया रहता है, ये पहला हम लोग का एक्स होता है, दूसरा होता है वाई, तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, 16 और 9 होगा 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि कॉट ए बराबर 3/4, तो सेक ए का मान क्या होगा। कॉट ए बराबर है 3/4, और जो कॉट होता है ये आधार और लंब का अनुपात होता है, ऊपर होगा आधार और नीचे होगा
लंब। और जो सेक होता है ये कर्ण और आधार का अनुपात होता है। ठीक है, इसमें तो आधार दिया है लेकिन हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो लंब इसमें कितना है, लंब है 4, आधार है 3, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 और 9 होगा 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5। ठीक है, तो हमको निकालना सेक है, तो कर्ण निकला हम लोग का 5, और आधार कितना है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा तो अल्फा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, जो tan होता है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बराबर साइन अल्फा। ठीक है, तो हम इसमें साइन अल्फा से साइन अल्फा को काट सकते हैं, तो 1 बटे कॉस अल्फा, यहाँ भी कितना बचेगा 1, तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। और कॉस में एक कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है, तो यानी कि लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर कॉस 0, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो गया 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 8वां का ए। क्वेश्चन 9 में है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात का एक संबंधित 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, क्या होगा। जैसे ये दिया हुआ है, ये छड़ हो गया और ये इसका हो गया छाया, तो छाया से छड़ का उन्नयन कोण हमको निकालना, मान लेते हैं ये थीटा है। और इसमें दिया है कि छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो इसमें छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, यानी कि बट्टे में क्या हो जाएगा छाया की लंबाई, तो दोनों का संबंध कितना दिया 1/√3 का। तो अगर इसमें इसको हम मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा हम लोग का √3x, तो लंबाई x हो गया और ये हो गया √3x, इसको मान लेते हैं a b c। तो इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार आधार, यानी कि x/√3x, एक्स एक्स कट गया, तो tan थीटा बराबर हो गया 1/√3, और tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। 9 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। ये है वृत्त, ठीक है, ये हो गया केंद्र, ये हो गया व्यास। तो जब हम व्यास से इस पर स्पर्श रेखा समांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पे जो है हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। जब दोनों 90 हैं तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तो कि जो त्रिभुज का सॉरी जो वृत्त का व्यास होता है उससे उसके सिरों पर अधिकतम हम 2 समांतर रेखा खींच सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी का 2। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसमें कोण दिया है 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 60 होगा, तो हम लिखेंगे 60/360 गुणे, आंसर हमारे पाई के पद में है तो यहाँ पाई का मान पाई की जगह लिख देंगे, और त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, दोनों का हो जाएगा 1/6 गुणे पाई गुणे 12 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 12 गुणे 12, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, तो 12 दूनी 24 पाई। और कभी भी जब हम क्षेत्रफल लिखते हैं तो हमेशा जो भी मात्रक दिया रहता है उसका हम आगे लेके लगाते हैं स्क्वायर, तो हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का व्यास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गोले का व्यास है स्मॉल डी, तो जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या को मान लेते हैं आर, तो त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास हम लोग का डी है, यानी कि हो गया डी/2। और गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का
आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला आता है। तो हम आर का मान इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा 4/3 पाई गुणे आर बराबर है हम लोग का d/2, तो यहाँ लिख देंगे d/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा 4/3 पाई गुणे, ये हो जाएगा डी का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा नीचे 3 और 2 है तो 3 दूनी 6, हम लोग का हो जाएगा पाई/6 डी क्यूब। इसका आंसर कौन सा होगा? डी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? ये हमारा है अर्धगोला। जब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये जो हमारा जो वक्र पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल, और ऊपर का जो ये क्षेत्रफल है, इसको भी हम लोग निकालते हैं। तो जो ये गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r², और ऊपर कैसा भाग है, ये वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r²। तो 2 पाई r² और पाई r² को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई r²। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है कि निम्नलिखित बारहमात्रा सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा? वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता। तो कभी भी जब हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका के लिए हमेशा हम निकालते हैं संचयी बारंबार, संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, बारंबारता को हम सूचित करते हैं एफ से, संचयी बारंबारता को सूचित करते हैं सी एफ से। तो पहले इसमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15 है, 15 से 20, और 20 से 25। बारंबारता दिया है 4, 6, 5, 8 और 2 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा है बारंबारता। अब हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो बारंबारता में जो पहला अंक दिया रहता है उसको लिख लेंगे 4, उसके बाद हम 4 में इस 6 को जोड़ेंगे तो 6 4 हो जाएगा 10, तो इसके बाद 10 में हम फिर जोड़ेंगे 5 को, तो 10 5 हो गया 15, फिर 15 में जोड़ेंगे हम 8 को, तो 15 8 हो गया 23, और 23 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। अब इसके बाद हम इस बारंबारता को जोड़ेंगे, इसको सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल एन से, तो इसको भी हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 5 15, 15 और 8, 6 4 10 5 15, 15 8 होगा 23, और 23 और 2 25। तो जो एन का योगफल होगा, जो बारंबारता का योगफल होगा, संचयी बारंबारता के लास्ट में भी दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमारा जो योगफल है, जो जोड़ है, वो गलत है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं n/2। n/2 निकालेंगे तो हो जाएगा 25/2, और भाग देंगे तो ये होगा 12.5। तो जो 12.5 होता है, इसको हम इस संचयी बारंबारता में खोजेंगे। तो संचयी बारंबारता हम क्या करेंगे, जो 12.5 से कम वाला मान होगा उसको नहीं लेते हैं, उससे अधिक वाला मान लेते हैं। ये तो 10 से कम है, उससे अधिक वाला मान कौन सा हो जाएगा? 15। तो ये हमारा है माध्यक वर्ग। इसमें क्या पूछा है? केवल माध्यिका वर्ग पूछा है, यानी कि ये हम लोग का जो वर्ग है इसको पूछा है। तो माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा? 10 से 15। इसको आगे नहीं हल करना है, केवल हमको बताना है इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा है। तो इसका माध्यिका वर्ग होगा 10 से 15, यानी कैंसर हो गया सी। क्वेश्चन 15 में लिखा है किसी बारंबारता सारणी के माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? तो इसमें माध्य दिया हुआ है 27, और माध्यिका माध्यिका दिया हुआ है 29। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। तो इसमें 3 गुणे माध्यिका हमारा है 29, तो 29 लिख देंगे, माइनस 2 गुणे माध्य है 27, तो गुणा करेंगे 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 हो गया, और 27 दूनी 54, तो घटा देंगे
7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, इसका आंसर होगा 33। तो आंसर कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित सारणी में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया है, इसका माध्य निकालना है। तो वर्ग अंतराल हमारा है, ये हो गया वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता, वर्ग अंतराल इसमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। बारंबारता इसमें दिया है 2, 1, 4 और 3। ठीक है। तो जो बार इसमें जब हम माध्य निकालते हैं तो बारंबारता को सूचित करते हैं एफ आई से, और इसके फिर हम क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं, या इसको मध्यमान भी कहते हैं, जिसको सूचित करते हैं एक्स आई से। उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं? उसके बाद फिर निकालते हैं हम लोग एफ आई गुणे एक्स आई। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। और माध्य को हम सूचित करते हैं एक्स बार से, एक्स बार सूचित करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा है, जैसे नीचे लिखा हुआ है 0, 10, 20, ये सब निम्न सीमा है, और इधर का जो है ये ऊपरी सीमा है। तो फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह का कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 2 से भाग देंगे तो हो गया 5। उसी तरह 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 2 से भाग देंगे तो 15। अब एक आसान तरीका है कि पहले हम क्या कर लेते हैं, एक का निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह, और सब में चेक कर लेंगे कि सबका अंतर समान है कि नहीं। सबका अंतर 10, 10 का अंतर है। तो हम एक में निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह 5 है, तो दूसरा में 10 जोड़ेंगे 15, फिर 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे 35। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या इसको हम जोड़ के भाग दें, 30, 40, 70, 70 में 2 से भाग देंगे 35। ठीक है। अब हमको निकालना है एफ आई एक्स आई, तो इसको गुणा करेंगे, 2 पचे 10, 1 से 15 में गुणा करेंगे 15, 25 में 4 से गुणा करेंगे 100, और 3 को 35 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 105। और फॉर्मूला में यहाँ दिया हुआ सिग्मा एफ आई, तो हम यहाँ जो बारंबारता दिया इसको जोड़ेंगे और इसको सूचित करते हैं सिग्मा एफ आई से। तो 2, 1, 3, 4, 3, 7, 3, 10, और यहाँ हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको जोड़ेंगे हम लोग, 10 और 15 हो जाएगा 35, 10 और 15 25, 105 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, और ये हो जाएगा 230। तो जोड़ लेते हैं, 5, 5, 10 का 0, 1, 2 और एक 3 हो गया, और एक 2, 230। तो इसका माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग का है 230, और सिग्मा एफ आई निकला है 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है? तो जो अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष को हम कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष होता है, और ये होता है 366 दिन का। जैसे बताना है कि 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे कि कुल कितने सप्ताह हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से दिन होता है? सोमवार, मंगलवार, बुध, उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं 366 में, तो हो जाएगा 7 पचे 35, एक हो गया, फिर 16, 7 दूनी 14, तो 6 में से 4 गया, कितना हो गया? 2। यानी कि 52 सप्ताह होंगे, और प्लस 2 दिन। तो हमको बताना है कि 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि इन्हीं 2 दिन में जो होगा कोई 53वां सोमवार होगा। ठीक है। इसमें 52 सप्ताह में तो 52 सोमवार होंगे ही, लेकिन जो अंतिम का जो 2 दिन बच रहा है, इसी 2 दिनों में से कोई एक क्या हो जाएगा हमारा, एक दिन सोमवार होगा। तो सप्ताह में कुल कितने दिन है? 7 दिन है। तो हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता होगा अनुकूल परिणाम है 2, और कुल परिणाम कितने हैं? सप्ताह 7। तो हो जाएगा इसका आंसर 2/7। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक दिन हुआ है।
तो 2020 से पहले हम इसको पता करेंगे कि ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है। जो लीप वर्ष होता है उसमें हम 4 से भाग दें, तो 4 से भाग देते हैं तो अगर भाग पूरी तरह से लग जाए, शेषफल 0 हो जाए तो लीप वर्ष होगा। नहीं तो कितने दिन का होगा? 365 दिन का होता है। तो अगर हम 4 से 220 से भाग देंगे तो ये कटेगा 505 बार में। यानी कि क्या है? 2020 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? लीप वर्ष में दिनों की संख्या हो जाएगा हम लोग का 366, यानी कि हमारा कुल अनुकूल परिणाम है 366। और इसमें लिखा है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। यानी कि हमारा अनुकूल परिणाम कितना होगा? जब दोनों का जन्मदिन एक है, ठीक है, तो हमारा अनुकूल परिणाम होगा एक। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगा हम लोग का 1/366। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि दो बिंदु 2, 3 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी? तो दो बिंदु दिया है 2, 3 और एक दिया हुआ है 4, 1। इसको मान लेते हैं हम लोग x1, y1। इसको मान लेते हैं x2, y2। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 कितना है? x2 हमारा है 4 और x1 है 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 1, सॉरी y2 है हम लोग का 1 और y1 है 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। 3 में से घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर होगा भी 4। तो 4 और 4 जोड़ेंगे 8। और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 √2। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? तो अपरिमेय संख्या कहते हैं कि जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या अगर रूट में लिखा है, ठीक है, वर्गमूल दिया है या घनमूल दिया है, तो जिसका हम वर्गमूल या घनमूल नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं दिया है, जैसे 25 ये पूर्ण वर्ग है, इसका अगर हम निकालते हैं वर्गमूल तो ये हो जाएगा 9। 81 है पूर्ण, सॉरी 5 होगा। 81 है, ये पूर्ण वर्ग 9 का स्क्वायर होता है, इसका 9 हो गया। 5/3 ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये 5 है परिमेय और √2 क्या है? अपरिमेय है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है ये हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। खंड ब है, इसमें दिया वर्णात्मक प्रश्न पहला दिया कि सभी खंडों को कीजिए। यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसको हम एक चर में हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x है, x है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? दूसरी संख्या होगा 26 प्लस x। क्योंकि अगर इसका हम अंतर निकालते हैं तो 26 प्लस x घटाएंगे -x, x कटे कितना हो गया? 26। तो प्रश्नानुसार इसको लिखेंगे 3x बराबर 26 प्लस x। x को लेंगे दाएं साइड तो हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 26। दोनों का होगा 2x बराबर 26। तो x बराबर हो गया 26/2। 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में। तो x बराबर हम लोग का निकल गया 13। तो पहली संख्या हो गई 13। तो दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या हम लोग की है 26 प्लस एक्स। तो हम इसमें लिखेंगे 26 प्लस एक्स बराबर 13। तो 26 और 13 कितना हो गया? 39। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख में दिया कि यदि cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, तो 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। cot 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री है। फॉर्मूला होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग का होता है। तो हम cot थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में। तो उसी तरह cot 2a, या थीटा की जगह 2a लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस
2a, सॉरी कॉट की जगह कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम लिखेंगे 10, 90 - 2a बराबर 10a - 22, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो गया 90 - 2a बराबर a - 22। ए का मान निकालना है तो ए को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड, 90 को ले आते हैं दाएं साइड, तो -2a प्लस ए को ले आएंगे बाएं साइड तो माइनस ए हो जाएगा, बराबर -22, 90 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस का 90 हो गया, -2a और ये हो जाएगा हम लोग का -3a, -22 और 90 जोड़ेंगे तो -0 हो गया, 9 2 11, 2 लिखेंगे और 9 2 11 112, ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, प्लस ये बराबर हो जाएगा हम लोग का 112/3, इसको भाग देंगे, 3 3 के 9 और 3 7 21, 37.6 डिग्री। प्रश्न का है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो पहले इसको मान लेंगे परिमेय। इसमें लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम लिखेंगे √2 बराबर ए बटे के बी के रूप में, ए बटे बी के रूप में, जहाँ ए तथा बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या कहते हैं जिनका एचसीएफ एक होता है, जिनका मौसा एक होता है, उनको कहते हैं सहभाज्य संख्या। ये हो जाएगा √2 बराबर ए बटे बी, बी को ले जाते हैं दाएं साइड बाएं साइड, तो ये गुणा हो जाएगा हम लोग का √2 बी बराबर ए। अब दोनों साइड हम लोग वर्क कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये हम लोग का हो जाएगा √2 बी का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर। तो 2b का √2 का होल स्क्वायर होता है 2, तो हो जाएगा 2b² बराबर ए स्क्वायर। इसको मान लेंगे हम समीकरण एक। अगर हम 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो a² बटे 2 हो जाएगा, a² बटे 2 होगा। तो एक प्रमेय है, उसके अनुसार अगर 2a² को विभाजित करता है तो 2 a को विभाजित करेगा। हम यहाँ लिखेंगे 2a² को विभाजित करता है तो यह a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम इसमें पुनः मान लेंगे a बराबर 2c। अगर हम लोग को √3 सिद्ध करना होता, पूरा तरीका यही है, a की जगह हम मान लेते हैं 3c। अगर हमको √5 को सिद्ध करना है अपरिमेय तो a बराबर मान लेंगे 5c, सेम तरीका। और इसका मान हम रख देंगे समीकरण ए में, तो a बराबर 2 से रखेंगे समीकरण एक में, जब हम लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक हमारा है 2b² बराबर a², और a बराबर हम लोग कितना माना है, a बराबर माना है 2c, तो यहाँ 2c रख लेंगे, तो 2b² बराबर हो जाएगा a² है तो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, तो 2b² बराबर 4c²। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो b² बराबर हो जाएगा 2c²। अगर हम 2 को ले आते हैं इधर बाएं साइड तो ये हो जाएगा हम लोग का b²/2। तो प्रमेय के अनुसार अगर 2b² को विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा, तो हम इसमें लिखेंगे 2b² को विभाजित करता है तो 2b को विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि 2 जो है ए को विभाजित कर रहा है, यानी कि, और 2 बी को विभाजित कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 6, तो 6 है और 4 है,
तो 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 4 भी कट रहा है, यानी कि दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 है, तो हम लिखेंगे अतः ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्या माना है कि ए तथा बी क्या है, सभाज्य संख्या है। और जो सभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो, ये गलत हो जा रहा है, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम आंसर में लिख देंगे अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में घ में लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हो गया हम लोग का वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया है इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, और बारंबारता क्या दे इसका, 7 है, 8, 5, 20, 13, 7। जब भी हम माध्यिका निकालते हैं या माध्यक निकालते हैं, इसमें बारंबारता जो होता है उसको एफ से सूचित करते हैं, फिर हम निकालते हैं इसमें संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और इसको हम सूचित करते हैं सीएफ से। सीएफ का फुल फॉर्म होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम क्या करते हैं, कभी भी जब संचयी बारंबारता निकालते हैं तो जो बारंबारता में पहला जो अंक होता है उसको लिख लेंगे 7, और फिर क्या करेंगे 7 में 8 जोड़ेंगे, तो 8 7 हो गया 15। अब ये 15 में अगला अंक जोड़ेंगे, 15 में जोड़ेंगे 5 को, तो 15 5 हो जाएगा 20। फिर 20 में जोड़ेंगे 20 को, अगला अंक, तो 20 और 20 हो गया 40। 40 में 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53, और 53 में जब 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब बारंबारता को ही जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर हमारा 60 होना चाहिए, तो इसको हम स्विच करते हैं स्मॉल एन से। तो इन बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8 7 15, 5 20, 20 20 40, 40 और 13, 53 और 7 60। ठीक है, तो जो हमारा माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एन बटे 2 निकालेंगे। एन बटे 2 बराबर हो जाएगा 60/2, तो 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, तो एन बटे 2 का मान निकल गया 30। अभी जो 30 है इसको हम यहाँ संचयी बारंबारता में खोजते हैं। तो जो 30 होगा ये इसका मान 30, जिसमें देखेंगे तो इसे 30 से कम होने नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो 30 से कम हमारा 20 है, तो इसको नहीं लेंगे। उससे ज्यादा कौन सा है, 40। तो जो 40 है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा माध्यक वर्ग है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग में लिख लेंगे, माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा 30 से 40। ठीक है, तो 30 से, अब फॉर्मूला क्या है हम लोग का, सबसे पहले एल है। तो एल जो होता है, जो माध्यक वर्ग रहता है उसका जो सबसे जो निम्न सीमा होता है उसको हम लिखते हैं एल से, यानी कि लोअर लिमिट। एल बराबर हम लोग का हो जाएगा 30। उसके बाद है फिर सी एफ। पहले हम लिख लेते हैं जो ये जो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है ये हमारा एफ यानी कि 20 है। और जो सी एफ होता है जो माध्यक वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है उसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता यानी कि 20। तो बी ये सी एफ हो जाएगा हम लोग का 20। और फॉर्मूला में एच, एच जो होता है जो वर्ग अंतराल में जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच का जो अंतर होता है वही हम कहते हैं एच से सूचित करते हैं, यानी कि ये सब में अंतर कितने का, 10 का अंतर है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग सी एफ बराबर 20, एफ बराबर भी 20 है, और एच बराबर है
10। तो माध्यिका निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे एल बराबर है 30 प्लस इन बटे 2 निकला है हम लोग का 30 माइनस सी एफ है 20 बटे 20 और गुणे एच है 10। तो जाएगा 30 प्लस 30 में से 20 घटाएंगे 10 बटे 20 गुणे 10। तो 10 से 20 कट गया 2 बार में, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 30 और 5 हो जाएगा 35 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में अंक में दिया है कि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण दिया 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो मूल या तो हम इसका द्विघात इसका गुणनखंड करके कर सकते हैं, या तो हम विभेदकर का सूत्र निकाल के कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या, अगर विभेदकर का सूत्र यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। पहले a बराबर हो गया 4, b बराबर होगा 9 और c बराबर 5। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके मूल की प्रकृति देखेंगे कि इसकी ये हल है होगा कि नहीं। तो उसके लिए हम निकालते हैं विभेदकर। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b बराबर है 9, 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 4 और c बराबर है 5। तो 9 9 81, 4 चौके 16, 16 पचे 80। तो घटाएं कितना बच गया, एक बच गया। डी का मान निकल गया 1। तो ये 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, यानी कि दो मूल आएंगे बराबर नहीं होंगे, असमान है। इसके लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बराबर में माइनस लिखेंगे, b बराबर कितना है 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे, प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान कितना निकला है 1 निकला है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1/2 गुणे a बराबर है 4। तो जाएगा -9 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल होता है 1/4 दूनी 8। अब एक बार इसका मान लेंगे प्लस में, एक बार लेंगे माइनस में, तो 9 -9 प्लस 1/8 कॉमा -9 माइनस 1/8। तो -9 और +1 हो जाएगा -8/8 और -9 और -1 हो जाएगा माइनस का 10/8। तो 8 से 8 कट गया एक बार में, ये 4 2 से 4 बार में, ये 5 बार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा -1 और -5/4। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया कि 1 सेमी व्यास वाले 8 सेमी लंबी तांबे के छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये दिया है तांबे का छड़ है, ये कैसा होगा, बेलनाकार होगा, और इसका जो व्यास दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर है, ये व्यास है। और इसकी जो लंबाई है या ऊंचाई मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना है। तो व्यास बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, तो पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। व्यास त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को 2 से भाग देते हैं, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, या भाग देंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया है h बराबर 8 सेंटीमीटर। तो जब इसका आयतन निकालेंगे तो छड़ का आयतन का सूत्र हो जाएगा, आयतन बराबर होता है, ये बेलनाकार है तो इसका आयतन का सूत्र होगा πr²h। तो पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या, यहाँ हम दशमलव के जगह क्या कर सकते हैं, जो भिन्न वाला मान है इसको लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर गुणे ऊंचाई दिया है 8, तो 8 लिख देंगे। हो जाएगा ये 22/7 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4 गुणे 8। तो 4 से 8 कट गया 2 बार में, 2 से 22 में गुणा कर देंगे तो 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इस सेट के बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।